कोई तो रोक लो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। कीर्ति ने कहा, अच्छा तू भाई है तो तुझे सब जानने का हक है। अब तू ये जानना चाहता है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, तो तुझे शर्म नहीं आ रही। लेकिन यही बात जब मैंने पूछी थी तो मैं बेशर्म हो गई थी। मैंने कहा शर्म तो मुझे आ रही है, पर जब तूने बेशर्म होकर ये बता दिया कि तेरा बॉयफ्रेंड है, तो मुझे भी बेशर्म होकर पूछना पड़ रहा है कि कौन है वो। कीर्ति बोली, अच्छा तो तू ये जानकर क्या करेगा? मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बस जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। कीर्ति ने कहा, क्या तुझे ये जानकर अच्छा लगेगा? मैंने कहा जान तो मैं गया हूँ कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है। अब यदि तू नहीं भी बताएगी तो भी मैं अपने तरीके से पता कर लूँगा। कीर्ति ने कहा, यानी कि तू मेरी जासूसी करेगा या करवाएगा? मैं बोला, अब तू नहीं बताएगी तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। कीर्ति ने कहा, पर इस सब की जरूरत क्या है? तेरे लिए ये जान लेना ही काफी होना चाहिए कि मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन है, कैसा है। इससे तुझे क्या मतलब, और ये सब जानकर तुझे क्या फायदा? मैंने कहा तुझे इस सब में कुछ मतलब समझ में आता हो या ना आता हो, लेकिन मुझे इस सब से मतलब है। माना कि मैं तेरी मौसी का सगा लड़का नहीं हूँ, फिर भी मुझे तेरी फिक्र तेरे भाई की तरह ही है। मेरी बात सुनकर कीर्ति गुस्सा हो गई और गुस्से में भड़कते हुए कहने लगी, तुझे मैंने कब सौतेला समझा है? तुझे तो मैं अपना भाई और दोस्त दोनों मानती हूँ। इसके बाद भी आज तूने ये बात बोलकर मुझे बहुत दुख पहुँचाया है। मैंने कहा जो सच है वो ही मैंने कहा, यदि ये सच नहीं है तो फिर बता तेरा बॉयफ्रेंड कौन है? कीर्ति बोली, बात जानने का ये कोई तरीका नहीं है। यदि मेरी बात जानना चाहते हो तो पहले मुझे अपनी बात बताओ। मैं कहा तुझे क्यों लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई लड़की है या फिर कभी कोई लड़की थी? कीर्ति बोली, क्योंकि ये नामुमकिन है कि अब तक तेरी जिंदगी में कोई लड़की ना आई हो, और यदि इस बात को मान भी लिया जाए कि तेरी जिंदगी में अभी तक कोई लड़की नहीं आई है, तो भी तू किसी लड़की के तेरी जिंदगी में आने के सपने तो सजाता होता। इस तरह लड़कियों से दूर नहीं भाग रहा होता। इसका मतलब तो साफ है। मैंने कहा क्या मतलब साफ है? कीर्ति ने कहा यही कि पहली बार में ही प्यार में धोखा मिला। कीर्ति की ये बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई और मैंने हंसते हुए कहा, जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। तू तो किसी कहानीकार की तरह जबरदस्ती मेरे प्यार की झूठी कहानी गढ़ती जा रही है और मुझसे चाहती है कि मैं तेरी इस गढ़ी हुई झूठी कहानी को सच मान जाऊं। कीर्ति ने कहा, चल मैं तेरी बात मान लेती हूँ, तू बस एक काम कर दे। मैंने कहा क्या? कीर्ति बोली, तू अम्मी और निमी की कसम खाकर बोल दे कि जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा कुछ भी नहीं है। कीर्ति की बात सुनकर मैं अजीब दुविधा में पड़ गया था और वो मुझे देखकर मेरे अंदर चल रहे मनोभावों का अंदाजा लगा रही थी। मुझे कुछ बोलते ना देखकर उसने अपनी बात को फिर से दोहराया, इतना क्यों सोच रहा है, खा ले कसम और इस बात को यही खत्म कर दे। मैं उसकी बात का कुछ जवाब देने की सोच ही रहा था, तभी मेरे मोबाइल की रिंगटोन बजी और मैंने देखा तो छोटी माँ का कॉल था। मैंने फौरन कॉल उठाते हुए कहा, जी छोटी माँ। छोटी माँ बोली, पुन्नू बेटा तुम लोग कहाँ हो? क्या तुम लोगों की खरीदी अभी तक नहीं हुई है? मैंने कहा नहीं छोटी माँ, हो गई है, बस हम लोग घर ही आ रहे हैं। छोटी माँ ने कहा, ठीक है बेटा। इतना कहकर छोटी माँ ने फोन रख दिया और मैंने कीर्ति से कहा, अब घर चलो, बहुत देर हो गई है। छोटी माँ चिंता कर रही है। कीर्ति ने कहा, लेकिन अभी मेरी बात अधूरी है। मैंने कहा, अब जो भी बात करनी है घर चलकर कर लेना, हमें घर से निकले बहुत देर हो गई है, इसलिए अब जल्दी से घर चलो। कीर्ति अपनी बात को पूरा करना चाहती थी, मगर उसको भी मेरी बात सही लगी, इसलिए इसके बाद उसने मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया और फिर हम दोनों वहाँ से घर के लिए चल पड़े। घर आने के बाद मैं सीधे अम्मी निम्मी के पास चला गया। वो दोनों छोटी माँ के पास खेल रही थी।
ये मेरी आदत थी कि घर से आते जाते जब तक एक बार मैं उनको देख नहीं लेता था, मुझे चैन नहीं मिलता था। मुझे वापस आया देखकर छोटी माँ ने मुझसे पूछा, तुम लोगों ने वापस आने में बहुत देर लगा दी। मैंने कहा, छोटी माँ वो क्या है कि कीर्ति को बहुत भूख लगी थी और वो वहीं पर कुछ खाने की जिद करने लगी तो हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने लगे थे। मेरी बात सुनकर छोटी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने कीर्ति से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, इसी बहाने इसने घर से बाहर खाना तो खाया, वरना ये बाहर कुछ भी नहीं खाता। कीर्ति बोली, आप चिंता मत कीजिए मौसी, ये कुछ दिन यहाँ रहेगा तो और भी बहुत कुछ सीख जाएगा। छोटी माँ बोली, ठीक है, अब जब अगली बार आएगा तो सिखा देना। अब तू जा और दीदी को बोल कि तुम लोग वापस आ गए हो। कीर्ति बोली, वो तो मैंने आते ही बता दिया है मौसी, लेकिन मम्मी बोल रही है कि आप अभी ही जा रही है। छोटी माँ बोली, जाना तो कल ही था, पर दीदी ने रोक लिया तो रुकना पड़ गया। मगर अब रुक पाना मुश्किल है, तेरे मौसा जी भी घर में अकेले हैं और फिर पुन्नू और अम्मी की पढ़ाई का नुकसान भी तो हो रहा है। कीर्ति ने कहा, लेकिन मौसी आप तो कह रही थी कि मेरे स्कूल का प्रोजेक्ट बनाने में पुन्नू मेरी मदद कर देगा और अब आप लोग जा रहे हैं। अब यदि पुन्नू चला जाएगा तो मेरा प्रोजेक्ट कैसे बनेगा मौसी? कीर्ति की बात सुनकर छोटी माँ को सुबह कीर्ति से कही गई अपनी बात याद आ गई, लेकिन वो तो खुद मेरी वजह से घर वापस जा रही थी, ऐसे में वो मुझे वहाँ रुकने के लिए कैसे कह सकती थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कीर्ति को क्या जवाब दे। वो सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि अब क्या किया जाए। मैंने उन्हें इस दुविधा में पड़ा देखा तो उनको इस दुविधा से बाहर निकालते हुए कहा, छोटी माँ, यदि अम्मी निमी यहाँ नहीं रही तो फिर मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगा। मेरी इस बात का मतलब छोटी माँ के सिवा कोई नहीं समझ पाया। सबको यही लगा कि मैं अम्मी निमी के बिना वहाँ रहना नहीं चाहता, जबकि मैंने छोटी माँ को अपने वहीं रुकने की सहमति दी थी। मेरी बात का मतलब समझते ही छोटी माँ मुस्कुरा दी और उन्होंने कीर्ति से कहा, जा और अपने मौसा जी को फोन लगाकर बोल दे कि हम लोग आज भी यहीं रुकेंगे। छोटी माँ की बात सुनकर कीर्ति खुशी खुशी फोन करने चली गई और मैं कमल के कमरे में आ गया। कमल उस समय अपने कमरे में नहीं था, शायद वो बाहर गया हुआ था। मैं जाकर लेट गया और फिर थोड़ी देर बाद मेरी नींद लग गई। ना जाने कितनी देर तक मैं सोता रहा, फिर कीर्ति ने आकर मुझे जगाया तो मेरी नींद खुली। उसने मुझे जागते हुए कहा, शाम के 5 बज गए हैं, अब उठ भी जाओ। ऐसे ही सोते रहोगे तो मेरा प्रोजेक्ट तैयार करने में मेरी मदद कब करोगे? मैंने कहा, तूने इतनी देर तक मुझे सोने ही क्यों दिया, पहले ही जगा देना था। कीर्ति बोली, मैं तो जगा देना चाहती थी, लेकिन मौसी ने कहा कि उसने कभी घर से बाहर रात नहीं बिताई है, इसलिए उसे यहाँ रात को ठीक से नींद नहीं आई होगी। अब वो सोया है तो उसे अपनी नींद पूरी कर लेने दो। अब भला मैं मौसी की बात को कैसे काट सकती थी? मैंने कहा, चल कोई बात नहीं, तू अपने प्रोजेक्ट का सामान निकाल, तब तक मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। कीर्ति बोली, ठीक है, जल्दी आना। ये बोलकर वो चली गई। उसके जाने के बाद मैं उठा और मुंह हाथ धोने लगा। मुंह हाथ धोने के बाद मैं कीर्ति के कमरे में जाने को हुआ, तभी अम्मी और निमी आ गई। दोनों किसी बात पर लड़ रही थी। उनको लड़ते देखकर मैंने उनसे पूछा, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? अम्मी बोली, भैया निमी ने अपनी डॉल तोड़ दी है और अब मेरी डॉल लेकर यहाँ भाग आई है। मैंने निमी को देखा तो वो अपने दोनों हाथ पीछे किए खड़ी थी। तभी कीर्ति भी आ गई और दोनों की नाटकबाजी देखने लगी। मैंने निमी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, छोटी, तूने दीदी की डॉल क्यों ले ली? मेरी बात के जवाब में निमी बड़े ही हक से अपने हाथ की डॉल दिखाती हुए कहने लगी, भैया दीदी झूठ बोल रही है, ये डॉल मेरी है। मैंने कहा, छोटी, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, सच बताओ ये दीदी की डॉल है ना?
मेरी बात सुनकर निमी ने अपना सिर हिलाकर हाँ कहा और फिर अपना सिर झुका लिया। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे समझाते हुए कहा, छोटी, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी डॉल लाकर दूंगा, तुम दीदी की डॉल दीदी को वापस कर दो। मेरी बात सुनकर निमी ने अपना चेहरा रुआसा बना लिया जैसे अभी ही रो पड़ेगी और फिर डॉल अम्मी को देने लगी। मगर अम्मी ने जब उसका रुआसा चेहरा देखा तो वो डॉल वापस लेते लेते रुक गई और कहने लगी, मुझे नहीं चाहिए ये डॉल, अब ये तुम ही रख लो, भैया मुझे इससे अच्छी डॉल लाकर दे देंगे। उसके मुंह से ये सुनते ही निमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने डॉल को अपने गले से लगा लिया। उसकी हरकत पर अम्मी ने मुंह बनाते हुए मुझसे कहा, भैया मुझे अच्छा वाला वीडियो गेम चाहिए जिसमें 1000 गेम हो, मैं वो गेम इस निमी को नहीं दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुझे अच्छा वाला वीडियो गेम लाकर दूंगा, अब तो खुश। मेरी बात सुनकर अम्मी खुश हो गई, मगर निमी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो फौरन मेरे पास आई और कहने लगी, भैया मुझे भी वीडियो गेम चाहिए। निमी की ये हरकत देख अब अम्मी को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसके कुछ बोलने के पहले ही मैंने बात को संभालते हुए कहा, मैं तुम दोनों को ही वीडियो गेम लाकर दूंगा और बेटू को एक सुंदर सी डॉल भी लाकर दूंगा, मगर ये सब तभी लाकर दूंगा जब तुम दोनों आपस में नहीं लड़ोगी। मेरी ये बात सुनते ही दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट वापस आ गई और दोनों ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हुए मुझसे कहा, भैया अब हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप हमें बहुत सारे गेम वाला वीडियो गेम लाकर देना। मैंने प्यार से दोनों के सिर पर हाथ फेरा और दोनों से कहा, ठीक है, अब तुम दोनों बाहर जाकर खेलो, मैं कीर्ति दीदी का काम करके आता हूँ। मेरी बात सुनते ही दोनों ने कमरे के बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उनकी ये हरकत देख कीर्ति मुस्कुरा रही थी। दोनों के चले जाने के बाद कीर्ति ने हंसते हुए मुझसे कहा, अब मुझे समझ में आया कि तुम इन दोनों के बिना क्यों नहीं रह पाते हो। मैंने कहा, हाँ, मेरी दोनों बहनें इतनी प्यारी हैं कि मैं कभी इनसे दूर नहीं रह पाता और जब इनके पास रहता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। कीर्ति बोली, हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, जैसे अभी मेरा प्रोजेक्ट भूल गए हो। मैंने कहा, ओह ये तो मैं सच में भूल गया, चलो जल्दी चलो। कीर्ति बोली, चलो याद तो आया। इसके बाद मैं कीर्ति के साथ उसके रूम में आ गया। उसने बैठने को कहा तो मैं उसके बेड पर बैठ गया और कीर्ति भी कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गई। मैं बोला, तो मुझे यहाँ प्रोजेक्ट तैयार करने को लेकर आई है या बैठने के लिए लेकर आई है? कीर्ति ने कहा, ना ही मैं तुझे यहाँ प्रोजेक्ट तैयार करने को लेकर आई हूँ और ना ही बैठने के लिए लेकर आई हूँ। मैंने कहा, तो क्या तुझे प्रोजेक्ट तैयार नहीं करना? कीर्ति बोली, वो तो मैंने दिन में तैयार कर लिया था। मैंने कहा, तो फिर तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? कीर्ति बोली, दिन वाली अधूरी बात पूरी करने के लिए अब हमें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगी, लेकिन कीर्ति की इस बात ने मुझे एक अजीब ही परेशानी में डाल दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे अपनी बात का कैसे यकीन दिलाऊं। मुझे इस बात पर इतना सोचते देखकर कीर्ति ने मुझे मेरी सोच से बाहर निकालते हुए कहा, तुझे इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुझे तो अम्मी निमी की कसम खाकर सिर्फ ये कहना है कि तेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आई। इतना कहकर वो फिर से मुस्कुराने लगी और मेरी तरफ देखते हुए मेरे जवाब देने की राह देखने लगी। लेकिन मेरे लिए उसकी इस बात का जवाब देना इतना आसान नहीं था, इसलिए मैंने अभी भी अपनी बात को दोहराते हुए कहा, मेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आई, ये ही सच है। अब तुझे मेरी बात पर यकीन करना है तो कर और नहीं करना तो मत कर, मगर मैं इस बात को सच साबित करने के लिए अम्मी निमी की कसम खाने की जरूरत नहीं समझता हूँ। कीर्ति बोली, तेरा कसम ना खाना ये बताता है कि तू सच नहीं बोलना चाहता। मैंने कहा, कसम ना खाने से सच बात झूठ नहीं हो जाती। कीर्ति बोली, हाँ ठीक बोला तूने, पर यदि कोई बात सच होती है
तो उसके लिए कसम खाने में कोई परेशानी नहीं होती। मैंने कहा बात कैसी भी हो पर मैं कभी अम्मी निमी की कसम नहीं खाता। कीर्ति ने कहा तो फिर मेरी कसम खाकर बोल दे, मैं तेरी बात का विश्वास कर लूंगी। मैंने कहा खाने को तो मैं तेरी झूठी कसम भी खा सकता हूँ, और जब तुझे विश्वास करना ही है तो ऐसे ही मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर लेती। कीर्ति बोली देख अब ज्यादा नाटक करना बंद कर और जल्दी से मेरी कसम खाकर बोल दे कि तेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं थी, अब तुझे मेरी कसम है। मैंने कहा मैं तेरी इस कसम को नहीं मानता और ना ही मैं तेरी या किसी की कोई कसम खाने वाला हूँ। अब तुझे जो समझना है तू समझ सकती है, मुझे तेरे कुछ भी समझने से कोई परेशानी नहीं। मेरी ये बात सुनते ही कीर्ति की आंखों में आंसू झिलमिला गए। उसने बहुत ही भावुक होते हुए कहा पुन्नू बात सिर्फ मेरी कसम मानने या ना मानने की नहीं थी। मैंने तो तुझे अपनी कसम सिर्फ इसलिए दी थी कि मैं ये देखना चाहती थी कि मैं तेरे लिए कितनी अपनी हूँ। तेरे लिए मेरी अहमियत अम्मी निमी की तरह है या नहीं, ये बात आज मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। अब मुझे तुझसे कुछ भी नहीं जानना है। इतना कहकर वो अपनी नम आंखें लिए कमरे से बाहर निकल गई। मैंने अनजाने में उसके दिल को जो चोट पहुंचाई थी, अब मुझे उसका अफसोस हो रहा था, मगर मैं भी मजबूर था और इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने उसे दुखी कर दिया। मुझे लगा कि वो मुझे अपने कमरे में बैठा देखकर वापस आ जाएगी, इसलिए मैं वहीं बैठा उसके वापस आने का इंतजार करने लगा और उसके कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी मेरी नजर उसके स्कूल के लिए तैयार किए गए प्रोजेक्ट पर पड़ी और मैं उठाकर उसको देखने लगा। कीर्ति ने एक बहुत ही सुंदर आदर्श गांव का प्रोजेक्ट तैयार किया था, जिसमें उसने स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन को बखूबी दर्शाया था। जब मुझे उसका इंतजार करते बहुत देर हो गई, तो मैं उठकर बाहर आया। बाहर हॉल में सब लोग बैठे टीवी देख रहे थे। कीर्ति मुझे आते देख छोटी माँ से बोली मौसी मैं भी आपके साथ कुछ दिन के लिए चलना चाहती हूँ। छोटी माँ बोली लेकिन तेरे स्कूल का क्या होगा। कीर्ति ने कहा कल के बाद कुछ दिन की मेरी छुट्टी है, मैं सोच रही थी कि ये छुट्टियाँ आपके साथ ही मनाऊं। छोटी माँ बोली ठीक है, तू अपना सामान आज ही पैक कर ले, नहीं तो पता चला कि कल फिर जाना टल जाए। कीर्ति ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा मौसी, मैं अपना सामान आज ही पैक कर लूंगी और फिर स्कूल से आते ही हम निकल चलेंगे। छोटी माँ बोली वो तो ठीक है, पर पहले दीदी और जीजा जी से तो पूछ ले। मौसी भी वही थी, उनने छोटी माँ की बात सुनकर उनसे कहा इसमें मुझसे पूछने वाली बात क्या है, ये तेरी भी तो बेटी है, मुझे इसके जाने में कोई परेशानी नहीं, कम से कम कुछ दिन तो इसकी बक से फुर्सत मिलेगी। रही इसके पापा की बात, तो वो भला इसे तेरे साथ जाने से क्यों मना करने लगे। मौसी की बात सुनकर कीर्ति खुश हो गई, लेकिन अब वो मेरी तरफ देख तक नहीं रही थी। मुझे कीर्ति की ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं वहाँ से उठकर कमल के कमरे में आ गया। मुझे कीर्ति का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था, जिस वजह से अब मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था। तभी कमल कमरे में आ गया और मुझे अकेले कमरे में बैठा देख उसने कहा क्या बात है, तुम इस तरह अकेले कमरे में बंद क्यों बैठे हो। अगर घर में अच्छा नहीं लग रहा तो चलो बाहर घूम कर आते हैं। मेरा मन तो पहले ही वहाँ नहीं लग रहा था, इसलिए कमल की बात मुझे सही लगी। मैंने उससे बाहर घूमने चलने के लिए हाँ कहा और उसके साथ बाहर घूमने चला गया। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।